नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे पॉलिटिक्स के जो एमसीक्यूज़ के सीरीज चल रहे हैं उस पर अगला हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। ये जो सीरीज़ है आपको पता है कि एक विश्लेषण आधारित और एक एनालिसिस बेस्ड ये सीरीज़ है जिसमें एमसीक्यूज़ के साथ पूरे टॉपिक का रिवीजन हम कवर करवाते हैं। रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये आपके पास। और इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के हमारे एमसीक्यूज़ प्लस विश्लेषण और रिवीजन का जो सीरीज़ है वो चल रहा है। तो योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ बने रहिए, ज़रूर हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि 4 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, फिर धीरे से एग्ज़ाम ही स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। प्रारंभ में आपके प्रवेश परीक्षाएं होंगी और उसके बाद आपके जॉब वाले एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, वैकेंसीज वाले। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास अभी 1 महीने का समय और है जिसमें हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं। प्रयोगशाला अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला सहायक और छात्रावास अधीक्षक के भी एग्ज़ामों का डेट लगभग कयास लगाया जा रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। तो इन सब परिस्थितियों को और समय को देखते हुए हमको अपने रिवीजन को, अपनी तैयारियों को पुख्ता करना होगा, अपनी तैयारियों में और संपूर्णता लानी होगी। तो इसके लिए आज हम अपना पॉलिटी के एमसीक्यूज में लेकर आए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखिए दोस्तों, एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। ऐसा कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना अधिकारों के कर्तव्य नहीं होता और बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं होता। अगर अधिकार को स्वतंत्र कर दिया जाए कर्तव्य से तो वो तानाशाह बन जाएगा। अगर अधिकार को स्वतंत्र कर दिया जाए कर्तव्यों से तो वो तानाशाह बन जाएगा। अगर कर्तव्य को स्वतंत्र कर दिया जाए अधिकारों से, ठीक है, कि मतलब आप किसी आदमी को सिर्फ कर्तव्य दे रहे हो, अधिकार नहीं दे रहे हो, तो वो गुलाम बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ अधिकार रहता है और दूसरे तरफ कर्तव्य रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं होते और बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं होते। हमको संविधान ने अधिकार तो दे दिया, जो अधिकार था मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार तो दे दिया, लेकिन संविधान ने हमको हमारे कर्तव्य नहीं बताए। और ऐसा माना जाने लगा कि बिना कर्तव्य के इन अधिकारों के साथ जो इंसान है वो अत्यधिक स्वतंत्र हो जा रहा है, अत्यधिक उन्मुक्त होता जा रहा है। तो अधिकारों के साथ क्या होना चाहिए? कर्तव्य भी होना चाहिए। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया। प्रारंभ में हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे जो बाद में बढ़कर 11 हो गए। ठीक है, और इन मूल कर्तव्यों का जो आधार लिया गया है, जो सोच लिया गया है, इन मूल कर्तव्यों को, है ना, सोवियत संघ से या रूस से लिया गया है। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आ गया अधिकार और कर्तव्य दोनों। आपके पास मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों के साथ आपके पास कुछ कर्तव्य भी है जो आपको अपने देश के लिए निभाना है। आपको आपके अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जो आपको आपके देश के लिए निभाना है। तो उन्हीं कर्तव्यों की दोस्तों हम आज बात करेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए, होप सो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये एक खुला मंच है जहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं मूल कर्तव्य के साथ।
पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य के विषय में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। इसमें पूछा है सही क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, क्यों? ठीक, ना तो 1 और ना ही 2। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं, देखिए दोस्तों, जो आपके मौलिक अधिकार हैं अगर वो लागू नहीं होंगे तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं, वो वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब आप उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों को आपको करना है, इन कर्तव्यों को निभाना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है दोस्तों। अगर आप ये कर्तव्य निभाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं निभाते तो भी ठीक है। ये नैतिकता के आधार पर है सर दोस्तों। नैतिकता मतलब आपकी अच्छाई है अगर आप इस कर्तव्य को निभाते हैं। ठीक है, ये कर्तव्यों का आधार नैतिकता है। अगर आप इन कर्तव्यों को नहीं निभाते तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, ना सरकार इन कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा आपसे लागू करा सकती है। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नैतिक मूल कर्तव्य दोनों अवाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है। इन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर वाद नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। तो इनको लागू कराने की मूल कर्तव्य को लागू कराने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ संबंधित है, ये भी गलत है सर दोस्तों, ये भी गलत है ना। आपके जो मूल कर्तव्य है वो आपके कानूनी कर्तव्य के साथ संबंधित नहीं है। अगर आप कानूनी कर्तव्य को नहीं मानोगे तो आपको सजा हो जाएगी। आपका कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, आप रेड लाइट को पार नहीं करोगे, सिग्नल को, रेड लाइट को पार नहीं करोगे। अगर आप पार कर देते हो तो क्या होता है, चालान कटता है ना। तो कानूनी कर्तव्य को अगर नहीं निभाओगे तो सजा मिलेगी, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है, अगर आप नहीं निभाओगे तो इसमें सजा की कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, यह आपके नैतिक इच्छा, आपकी अच्छाई पे निर्भर करता है कि आप मूल कर्तव्य को निभाओ या ना निभाओ। तो यह क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायत के लिए थी। ठीक है, आपकी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य थे, 10, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है दोस्तों। किस देश से लिया गया है, रूस से, सोवियत संघ या रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया। अभी बताया हूं, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, कौन से अनुच्छेद में। आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कौन सा, भाग 4, कौन से में है, भाग 4 में। आपको क्या है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। और जब मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया जब, है ना, तो उसको कहां शामिल किया गया, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का या ए, है ना। तो भारतीय संविधान में क्या कब जोड़ा गया, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में क्या जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, अब हो गए हैं 11। तो इसमें पूछा है कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद 51 ए में है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान के, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 3 क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। और भाग 6 क्या है? भाग 6 क्या है? भाग 5 है आपका राज्य, भाग 5 है संघ, 6 है राज्य। ठीक है, देख लीजिएगा। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से में है? भाग 4 क में। ये 4 क लिखा हुआ है। हाँ, चलिए, निम्नांकित में से कौन स्वर्णश्री समिति के सदस्य हैं? ठीक है, कौन सदार स्वर्णश्री समिति के सदस्य थे? ठीक है, AR अंतुले थे, SS रे थे और CM स्टीफन थे। इसका ऑप्शन होगा क्या? इसका ऑप्शन होगा आपका, देख लेते हैं एक बार, नामों में और थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ABD अंतुले, SS रे और स्टीफन इसके क्या थे? इसके सदस्य थे, जो सदार स्वर्णश्री समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए उसमें ये सदस्य थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ना? देखिए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को सम्मान करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना भी है, आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, है ना? आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये वैधानिक कर्तव्य है। चुनाव का अधिकार अनुच्छेद 326 के द्वारा मिलता है। 326 के द्वारा आप चुनाव में वोट डालते हो और ये आपका कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार के भाग नहीं है? हाँ, नहीं है। मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल गिनाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है। नीचे के तीनों सही है, ऊपर वाला गलत है। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे से अलग है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार, सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, ये गलत है। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4 क में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सब पे पहले विस्तृत चर्चाएं हो चुकी है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए दोस्तों, पहले भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे? 10। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो मौलिक कर्तव्य क्या था? कि माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हेतु भेजेंगे, है ना? ये जो शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, वही अधिकार कर्तव्य के रूप में कहां जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य में जोड़े गए। तब आपकी कितने हो गई संख्या मौलिक कर्तव्यों की? 11। और 11वां कब जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन 2002। और कर्तव्य क्या है? कि माता पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है, ये काफी छोटा टॉपिक था मूल कर्तव्य। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप जितने भी इंपॉर्टेंट जानते हो सबको लगा सकते हो। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आना 1,00,000% श्योर है। ठीक है,
हमारे पूरे संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति। आपको पता है भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो भारत के संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है, और इसी राष्ट्रपति के नाम से हमारे देश में सभी काम किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चा होगी, काफी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, होने वाली है, और काफी बड़ा क्लास भी होगा इसका, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? हमारे संविधान में दो वर्ड पढ़े होंगे दोस्तों आपने, एक लोकतंत्र और एक गणतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, और गणतंत्र मतलब पूरे देश का सबसे प्रमुख आदमी, पूरे देश का सबसे मेन आदमी, पूरे देश का अध्यक्ष क्या हो? चुना हुआ हो। क्या हो? चुना हुआ हो, चुनाव जीत के आया हो। तो वैसे तंत्र को क्या कहेंगे? गणतंत्र। गण मतलब जनता, जनता ने ही अपना किसको चुना है? राष्ट्र प्रमुख को। तो हमारे संविधान में हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? गणतंत्र में राष्ट्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति, है ना। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो का पहला नागरिक है बोलते दोस्तों। जब चुनाव आयोग का मतदाता का सूची बनता होगा ना, तो सबसे पहले नाम लिखाता होगा राष्ट्रपति का, क्योंकि भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों हमारे यहाँ। ठीक है, और हमारे संविधान का सबसे प्रमुख आदमी भी कौन है? राष्ट्रपति है। सब लोग अपने किसके? कर्तव्य पालन और सत्यवादिता का शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संविधान की दादा का नाम छपेगा। ठीक है, पर पूरी सारी पार्टी को मैनेज कौन करेगा? आपके पापा करेंगे। पैसा कौन खर्चा करेगा? आपके पापा करेंगे। डिसीजन कौन लेगा? आपके पापा करेंगे। तो नाम किसका चल रहा है? दादा का चल रहा है, वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है। वास्तविक रूप से पैसा खर्चा और मैनेजमेंट कौन करे? पापा, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, अब समझ में आया, जिनका सिर्फ नाम चल रहा है वो नाम मात्र के, हमारे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। बताइए। देखिए भाई, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका कौन कानून को लागू करता है, काम करता है। न्यायपालिका कौन न्याय करता है। तो जो पूरा काम कर रहा है ना देश में, जो पूरे देश को चला रहा है, वो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। पर राष्ट्रपति प्रमुख कैसा है? नाम मात्र का। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो,
संसद के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली और पौंडी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, इन लोग वोट आते हैं। तो कौन सा मतदान हुआ? ये अप्रत्यक्ष मतदान हुआ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति के वोट डालने के लिए कौन कौन लोग रहेंगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा और अपने द्वारा अपने अधीनस्थों के द्वारा क्या करेगा? अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालेगा, इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस रीति से, है ना। अब आपके लोकसभा विधानसभा चुनाव आम चुनाव पद्धति से होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी रीति है, नियम क्या है, वो कहा गया अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे राज्य के विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद वाले तो वोट डालते ही है, बिल्कुल वोट नहीं डालते, तो वो तो नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभा निर्वाचित सदस्य। हाँ जी, ये आएगा। सभी राज्यों में जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के गए हैं। और 2 जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पौंडीचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहां क्या विधानसभा है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल। वैसे पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, जबकि 2 केंद्र शासित ठीक है, पहले कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता थी? पहले थी 10। क्या होता है मैं बताता हूं। अब जरूरत कितनी है? अब 50 प्रस्तावक। अब कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक मिलेंगे तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे दोस्तों, है ना। तो पहले इसमें कितने लोग थे? इसमें पहले 1952 में आप 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता थी दोस्तों, लेकिन 1997 में संशोधित करके कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक कर दिए गए? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। अब क्या होता है प्रस्तावक अनुमोदक, उसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी आदमी नहीं लड़ सकता। पहले ऐसा होता था कि
राष्ट्रपति के पद की योग्यता, अहर्ताएं बोलते हैं इसको। ये दिया गया अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद की अहर्ता, क्या योग्यता की राष्ट्रपति ने लिखा है? विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने के पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। नहीं भैया, त्याग पत्र देके लड़ा, इधर भी हार गया, उधर भी हार गया, कहीं का नहीं रहेगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नहीं भैया, ये भी नहीं है। आप यहां भी 6 माह रहोगे, वहां भी नहीं। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता आपको छोड़नी होगी। सबको ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है और किसी राज्य नहीं है, किसी सदस्य चुनाव लड़ रहा है, पर अब चुनाव एक आदमी जितने भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में एक आदमी सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद कार्यकाल खत्म। भारत में एक आदमी जितने भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में 2 बार बन सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। 55 में कहा गया निर्वाचन की रीति, है ना। 57 में कहा गया पुनर्निर्वाचन। 58 में कहा गया है क्या, अहर्ताएं। 58 में कहा गया है अहर्ताएं। 59 में कहा गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में कहा गया राष्ट्रपति का क्या, शपथ। और 61 में कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 56 बचा, 56 में कहा गया राष्ट्रपति की पदावधि। इसको हम आप में और रिवाइज करेंगे। चलिए, अगर भारत राष्ट्रपति चुनाव की बात है और हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। यकीन मानिए दोस्तों, हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो यही उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।